हैं जनरल नॉलेज पे थर्ड अपनी सेकंड वीडियो के साथ, सेकंड पार्ट 2 के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहला जो पोर्शन है एवरीडे साइंस से रिलेटेड है, मतलब कि जो एमसीक्यूज हैं वो एवरीडे साइंस से रिलेटेड हैं। उसके बाद आ जाता है जी क्वेश्चन 1 है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, स्कर्वी, हेयर फॉल। यानी कि विटामिन ए की कमी की वजह से कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो है जी ऑप्शन ए नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज़ हाउ मैनी डेज। रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनकी ड्यूरेशन यानी लाइफ स्पैन कितना होता है, यानी कि कितने टाइम के बाद दोबारा रीजनरेट होना शुरू हो जाता है, जो पहले वाले होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो है जी 120 डेज, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 3 है व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर। पानी की डेंसिटी क्या है जी, ऑप्शन ए है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे 3 जो है वो नीचे आ गया, सॉरी पावर फॉर्म में नहीं है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 3 पावर में आएगा, ऐसे नहीं आएगा सिंपली जैसे लिखा हुआ है इस वक्त यहाँ पे। क्वेश्चन 4 है रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट। हेनरी बेकरेल ने की थी, ऑप्शन डी बेकरेल यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन 5 है स्वेयर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। विटामिन डी की कमी की वजह से कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, रिकेट्स जो है जी ये विटामिन डी की वजह से, विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 6 व्हाट इज द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कॉलम है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज करती है, जनरेटर जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, मूविंग कॉइल भी ऐसे ही है, और जो बैटरी है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन 8 है द सन इज आ। सन जो है सूरज ये एक स्टार है, प्लैनेट नहीं है, एस्ट्रॉइड नहीं है, मेटेओर नहीं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 9 है विच गैस इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर टू कूल वाटर। नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन, अमोनिया। घरों में जो रेफ्रिजरेटर्स में गैस यूज होती है वो अमोनिया है, ऑप्शन डी। करेक्ट वन ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 10 है द एवरेज एडल्ट हैज़ अ ब्लड वॉल्यूम ऑफ अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी लीटर्स। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी है 7। तो एक जो एवरेज एडल्ट, मतलब एवरेज जो होता है ब्लड एक एडल्ट में वो कितना होता है, 5 लीटर के करीब होता है, 5 से 6 वैसे रेंज में होता है, लेकिन 5 यूजुअली होता है। यहाँ पे ऑप्शन 5 गिवन है, तो ऑप्शन डी आएगा। क्वेश्चन 11 है विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। अब यूनिवर्स की बात हो रही है, ये चीज़ माइंड में रखनी है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है सिलिकॉन। तो जो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा एलिमेंट पाया जाता है वो हाइड्रोजन है। इवन सूरज जो है पूरा का पूरा हाइड्रोजन का बना हुआ है। हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं, जिससे उस वहाँ पे सूरज में न्यूक्लियर रिएक्शन कंटिन्यूसली हो रहा है। क्वेश्चन 12 है विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ्स क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला है। अब पहले यूनिवर्स की बात हुई थी, अब अर्थ की क्रस्ट की बात हो रही है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो अर्थ क्रस्ट में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो ऑक्सीजन है, ऑप्शन ए। अच्छा जी, क्वेश्चन 13 है एवरी डे ह्यूमन ब्रीथ्स इन हाउ मैनी लीटर्स ऑफ एयर्स। ऑप्शन ए है 2000 टू 8000, 2000 से लेकर 8000 तक, बी है 10,000 टू 15,000, 10,000 से 15,000 तक, सी है 15,000 टू 20,000, 15,000 से 20,000 तक, और डी है 23,000 से 28,000 तक। यानी कि हर दिन इंसान कितने लीटर हवा जो है वो सांस लेने के दौरान इस्तेमाल करता है, ब्रीथिंग के दौरान यूज़ करता है, कंज्यूम करता है। तो वह ऑप्शन सी 15,000 टू 20,000
ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन 14, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। अब ऊपर जो आया था क्वेश्चन वो पहले रेड ब्लड सेल्स का था, अब वाइट ब्लड सेल्स की बात हो गई। 1 to 5 days, 3 to 7 days, 4 to 8 days और 5 to 21 days। इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन डी, जो कि है 5 to 21 days। अच्छा जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव्स का नेचर कैसा होता है। ट्रांसफर वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, या डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, जो वो साउंड वेव्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज़ द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्रेशर। ए पास्कल, बी जूल, सी टेस्ला या डी हेनरी। तो इस प्रेशर का जो यूनिट है वो पास्कल है, इक्वल टू होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन 17 है, विच इज़ द डेंसेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। अर्थ पे सबसे ज़्यादा डेंस यानी जिसका वॉल्यूम सबसे कम हो वो कौन सा सब्सटेंस है। प्लैटिनियम है, बी कॉपर है, सी स्टील है या डी ऑस्मियम। तो ऑस्मियम ऐसी मेटल है, रेयर मेटल है जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा कम है। इसका आई थिंक मुझे वो याद थे थोड़े से फिगर्स। 22 ग्राम्स जो ऑस्मियम है ना वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बॉक्स में आ सकती है, यानी इसका वॉल्यूम बहुत कम होता है, डेंसिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। Question 18, a camera uses which kind of lens to form an image? A convex lens, B concave lens, C condenser lens, D none of these। तो condenser lens दोनों है ही नहीं, बाकी ऑप्शन में बच जाता है A और B, concave और convex lens। तो यहाँ पे जो करेक्ट वन है वो convex lens है, जो कि कैमरा में यूज़ होता है इमेज बनाने के लिए, टू फॉर्म एन इमेज। क्वेश्चन 19 है, विच इज़ नॉट अ कंडक्टर। एलुमिनियम ये कंडक्टर है, बी गोल्ड कंडक्टर है, सी ग्रेफाइट कंडक्टर है। अच्छा जी, ऑप्शन डी ऑल आर कंडक्टर्स। तो यहाँ पे ऑल आर कंडक्टर्स हैं, सारे ही कंडक्टर हैं, तो ऑप्शन डी ठीक होगा। क्वेश्चन 20 है, CNG स्टैंड्स फॉर। CNG का मतलब क्या है। कन्वर्टेड नेचुरल गैस, ऑप्शन ए कन्वर्टेड नेचुरल गैस, ऑप्शन बी कंडक्टेड नेचुरल गैस, कंड्यूस्ड नेचुरल गैस, सी है कंडक्टेड नेचुरल गैस और डी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो CNG है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी। आगे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया है, तो ऑप्शन MCQs 1 है, मेथड्स टू फाइंड LCM इज A 5, B 4, C 1, D 2। LCM फाइंड करने के जो दो मेथड होते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और दूसरा डिवीजन मेथड है। तो दो मेथड है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज मेंट बाय प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का मतलब क्या। प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन में है कि ऐसे नंबर्स जो या तो सिर्फ 2 पे डिवाइड होते हो या फिर 1 पे डिवाइड होते हो। तो ऑप्शन ए है डिवाइडेड बाय एनी नंबर, नहीं जी ये गलत है। ऑप्शन बी है डिवाइडेड बाय इवन नंबर्स, ये भी गलत है, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है प्राइम नंबर्स की। सी है डिवाइडेड बाय नंबर 1 एंड बाय इटसेल्फ नंबर, ये ठीक लग रहा है। और डी है डिवाइडेड बाय ऑड नंबर्स, जी सी ऑप्शन ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर 1 एंड बाय इटसेल्फ नंबर, यानी कि खुद पे डिवाइड होता हो और उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ 1 पे डिवाइड होता हो। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज द ग्रेटर ऑफ द टू if the division of two consecutive odd integers gives 0.71 as the result। अच्छा जी, अब इससे हमारा क्वेश्चन जो आता है ना, ये आपको मतलब हाइपोथेटिकली सपोज करके करना पड़ता है। हमें नहीं पता कि कौन से कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होंगे कि जब उन्हें व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ द टू इफ़ द डिवीजन ऑफ द, मतलब कि अगर उन दोनों के डिवीजन करें, हम उन्हें डिवाइड करें, तो उसके डिवीजन के केस में जो हमारे पास रिजल्ट आता है 0.71 आए। और उसने ये नहीं पूछा कि रिजल्ट क्या था, रिजल्ट तो उसने बता दिया, उसने पूछा है कि ग्रेटर नंबर क्या होगा, तो वो हमने बताना है। पहले इसके ऑप्शन देखते हैं फिर इसे डिस्कस भी करते हैं। ऑप्शन ए है 7, बी है 6, सी है 4 और डी है 9। अब ये आए कैसे हैं,
तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जब आप कंसेक्यूटिव डिवीजन बात कर रहे हैं नंबर्स की, तो सपोज कर लेते हैं कि ऑड नंबर 1 ऑड नंबर इज़ x, एक जो ऑड नंबर है ना वो x है, कुछ भी हो सकता है, अब हमें नहीं पता कि वो कौन सा नंबर है, ठीक है x, और दूसरा जो ऑड नंबर होगा x+2 होगा। अब ये +2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर x में ऑड नंबर में आप सिर्फ +1 करेंगे तो वो इवन नंबर बन जाएगा, तो इसलिए हमने +2 किया ताकि वो ऑड नंबर ही बने। तो जब हमने इन दोनों को कर लिया है, अब हमने डिवाइड करना है x को x+2 पे और इक्वल टू कर देना है जी इसकी कह देते हैं कि जो रिज़ल्ट हमारे पास आया हुआ है, ठीक है, 7 आंसर आता है इसका। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको साथ साथ अभी बता देता हूँ, अगर कहेंगे तो मैं पेज पे भी सॉल्व करके दिखा दूँगा। आप जब इसे x+2 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 0.7 कर लेंगे, तो इसके जब सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो वैल्यू बन जाएगी -2 इक्वल टू तकरीबन 0.29, इस तरह कुछ करके। तो जब ये आप करेंगे मतलब हो जाएगा, अगर ना हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, इस पर अलग से छोटा सा कमेंट या पिक पे या किसी पेज पे बना के ना ये सॉल्व करके शो कर दूंगा। वैसे मैंने स्लाइड में ऐड किया था, पता नहीं एनिमेशन की वजह से क्यों नहीं वो आ रहा, लेकिन मैं करवा दूंगा या आपको अगर इशू हो तो। क्वेश्चन 4 है मेथड्स टू फाइंड HCF। HCF होता है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऑप्शन ए है 5, B 2, C 1, D नन ऑफ दीज। तो इसका भी ऑप्शन बी ही ठीक है। 2 मेथड्स हैं HCF को फाइंड करने के लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ होता है और उसके अलावा डिवीजन मेथड यूज़ होता है। LCM और HCF दोनों को फाइंड करने के 2 ही मेथड हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है 12 इंचेस इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर्स। ऑप्शन ए है 30.48, बी है 27, सी है 32.12, डी है 23। तो जी जो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 इंच जो है कितने सेंटीमीटर्स के इक्वल होता है। तो 1 इंच तकरीबन होता है 2.54 सेंटीमीटर के, तो 2.54 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो वो आता है 30.48। क्वेश्चन 6 है सिंप्लीफाई 5/2 डिवाइडेड बाई 1/x। अच्छा जी, डिवीजन के केस में ये तो हमें पता ही होगा, आप लोगों को पता होगा कि डिवीजन के केस में हम जो हैं उस सेकंड टर्म को उल्टा कर देते हैं और साइन जो है डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है। तो x ऊपर चला जाएगा, 5x से मल्टीप्लाई होगा, 5x डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन ए है 2/5x, बी है 2x/5, सी है 5x/2 और डी है 5/2x। तो यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक है, 5x/2। क्वेश्चन 7 है विच इज़ क्लोजेस्ट टू 0.5, 1/9। ऑप्शन ए है 1/9। जब इसे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 0.111111 एंड सो ऑन। रिकरिंग का केस है। बी में आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 0.5। तो ये बिल्कुल क्लोज है, नज़दीक है, बल्कि एग्जैक्ट आ रहा है। लेकिन सी भी देखते हैं, सी में आता है 1/3 है, तो सी में आता है 0.3333 एंड सो ऑन। और डी नन ऑफ दिस, तो बी ऑप्शन ठीक है जी यहाँ पे, क्योंकि जब 1 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 0.5 आता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है व्हाट कम्स नेक्स्ट इन दिस सीक्वेंस 2, 4, 10, 28। इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर क्या आता है। अच्छा, यहाँ पे भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन वाला काम है। वैसे तो मैंने एक्सप्लेन नीचे किया हुआ है स्लाइड में, अगर फिर भी किसी को कन्फ्यूजन हो, समझ ना आए तो आप लोग इसके बारे में पूछ सकते हैं। ऑप्शन हैं 74, बी ऑप्शन है 80, सी ऑप्शन है 66 और डी ऑप्शन है 82। तो 82 है जो सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर आता है। कैसे आता है देखें, ऊपर से देखें, 2 और 4 का डिफरेंस है 2, 4 और 10 का डिफरेंस है 4 और 10 का डिफरेंस है 6, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2। इसी तरह नेक्स्ट पे जाएं, 10 और 28 का डिफरेंस है 18, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 6। तो जब इसी हिसाब से डिफरेंस लेते जाएंगे, डिफरेंस जो है जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसके साथ डिफरेंस बनेगा 50। Therefore the difference between 28 the next number should be 54। अगर डिफरेंस के लिहाज से देखें तो नेक्स्ट नंबर जो है वो 54 बनना चाहिए। Hence the answer is 82। कैसे कि 54 बनेगा, 54 में आप 28 को ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा आपके पास 82।
काफ़ी कंफ्यूजिंग है और मैंने जैसे थोड़ा अटक अटक के बात की तो मे भी आपको और ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा हो। अगर हो मसला तो आप पूछ सकते हैं। एक और मेथड भी है सिंपल सा, मैं आपको वो पेज पे भी करके दिखा सकता हूँ, उसकी पिक सेंड कर सकता हूँ। अगर किसी को इशू हो तो वो पूछ सकता है इसके बारे में। क्वेश्चन 9 है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस का फादर किसे कहते हैं? आइजैक न्यूटन को, बी हेरोडोटस, कितना मुश्किल नाम है, सी है अरिस्टोटल और डी है अल-ख्वारिज़मी। अल-ख्वारिज़मी तो आई थिंक अलजब्रा के हैं, फादर ऑफ अलजब्रा। तो कैलकुलस का जो है ना आइजैक न्यूटन और लिबनिस को कहते हैं। तो लिबनिस यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आ जाएगा, आइजैक न्यूटन फादर ऑफ कैलकुलस। क्वेश्चन 10 है, अंडर स्केयर रूट 6400 और 22500 है। तो 00 से 00 कैंसिल होंगे, 64/225 हो जाएगा। 64 का स्केयर रूट 8 होता है और 225 का 15 होता है। तो ऑप्शन क्या देखते हैं? 101 021 नहीं, गलत है। बी है 5/43 नहीं जी, ये भी गलत है। सी है 8/21 नहीं जी, ये भी गलत है। और डी है 8/15, हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। डी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। 11 इन मैट्रिसेस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई टी इक्वल्स टू, ब्रैकेट में है तो ए टी प्लस बी टी, ए टी बी टी, सी है ए टी और डी है बी टी। ए टी प्लस बी टी होता है, यानी कि मैट्रिसेस के केस में जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है बाई, वो अंदर वाली सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे ए टी प्लस बी टी आ जाएगा एडिशन का केस भी। 45/12 प्लस 45/12 प्लस 45/12, इन्हें ऐड करेंगे 135/12 आ जाएगा, क्योंकि 12 एलसीएम लेना। अब ये नहीं करना कि ऊपर वाले ऐड किए हैं तो नीचे वाले भी सारे कह दो जी 36 आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर जो बन के आ जाएगा, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन बन रहा है। ऑप्शन यहाँ पे ए है 14.32, बी है 12.35, सी है 11.25 और डी है 10.99। सी ऑप्शन बन रहा है जो ठीक है 11.25। जब 135 को डिवाइड करेंगे 12 पे तो 11.25 आ जाएगा। क्वेश्चन 13 है, व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ हाईएस्ट डिग्री विच डिवाइड्स ईच ऑफ 2 और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस विदाउट रिमाइंडर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात हो रही है, तो व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द हाईएस्ट डिग्री विच डिवाइड्स ईच ऑफ 2 और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विदाउट रिमाइंडर। रिपीट कर दिया क्वेश्चन मैंने। ए एलसीएम है, बी रैशनल एक्सप्रेशन है, सी एचसीएफ है या डी नन ऑफ दिस। तो एचसीएफ है। जब इवन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी हाईएस्ट का वर्ड आए तो समझ लें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो रही है। जब भी लोएस्ट की बात है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है। हाईएस्ट और लोएस्ट के लिए सिंपल दो, जब मैक्सिमम पूछा जाए तो एचसीएफ होगा। इस तरह का कोई भी ऑप्शन भले आ जाए, जब लोएस्ट की बात होगी तो एलसीएम आएगा हमेशा। क्वेश्चन 14, एक्सप्रेशन 1 मल्टीप्लाई बाई एक्सप्रेशन 2 डिवाइडेड बाई एलसीएम किसके इक्वल होता है? ये होता है जी एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम के। सी ऑप्शन है एचसीएफ प्लस एलसीएम के, या डी है एचसीएफ के इक्वल होता है। तो क्वेश्चन 14 है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, एचसीएफ के इक्वल होता है। ये फार्मूला है। आमतौर पर एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 को ए मल्टीप्लाई बाई बी लिखा जाता है, और जो कि इक्वल होता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ के, लेकिन यहाँ पे रीअरेंज किया हुआ है उसे। क्वेश्चन 15 है, विच वन इज़ ट्रू? ए 1/3 इक्वल टू 0.31 नहीं, ये होता है 0.333 एंड सो ऑन। बी है 45 इक्वल टू 40 + 5, बिल्कुल ठीक है ये एक्सप्रेशन, बी ही ऑप्शन करेक्ट होगा। सी है 250 डिवाइडेड बाई 200 आता है 2.25, गलत है ये भी। 141 मल्टीप्लाई बाई 114, ये भी गलत है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पोर्शन है हमारा इस्लामिक स्टडीज़ का। तो इस्लामिक स्टडीज़ पे आ जाते हैं। होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफर्ड जुम्मा प्रेयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिजरी? ऑप्शन ए 5, बी 2, सी 3, डी 1 AH में सबसे पहले जुम्मा प्रेयर
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किया थी जुमे की नमाज। हु ऑर्गेनाइज नमाज तरावी इन द लीडरशिप ऑफ इमाम? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। तो हज़रत उमर ने नमाज तरावी का एहतमाम करवाया था अपने लीडरशिप इमाम की लीडरशिप में। ऑप्शन 3 है, क्वेश्चन 3 है नमाज तरावी इज़ सुन्नत, बी वाजिब, सी फ़र्ज़, डी मुस्तहब। तो जो नमाज तरावी है ये सुन्नत तो है, लेकिन मतलब कि लाजमी नहीं, कंपलसरी सुन्नत नहीं है। 4 हाउ मैनी टाइम्स नमाज इज़ कमांडेड इन कुरान? 600 टाइम्स, 750 सॉरी 650 सी है और डी है 700 टाइम्स। तो नमाज का जिक्र कितनी दफ़ा आया है कुरान में, कितनी दफ़ा नमाज का हुक्म दिया गया है? 700 टाइम्स। डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। नमाज कसूफ इज़ ऑफर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? यानी किस इवेंट के लिए नमाज कसूफ अदा की जाती है? ल्यूनर इक्लिप्स के केस में, सोलर इक्लिप्स के केस में यानी कि चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण, सन इक्लिप्स के केस में, और नन ऑफ दीज। तो इसका ना काफ़ी कंफ्यूजिंग कर दिया गया यहाँ पे क्वेश्चन में। आई थिंक मैंने भी शायद यहाँ पे आंसर जो है स्लाइड में गलती से बी लगा दिया होगा, जबकि इसका नन ऑफ दीज होना चाहिए। उसकी वजह क्या है नन ऑफ दीज की? ये बी जो है बी नहीं लगाएंगे। नन ऑफ दीज की वजह ये है कि सोलर इक्लिप्स और सन इक्लिप्स दोनों एक ही चीज़ है। तो इसके लिए ऑप्शन डी अगर होता ना, बोथ ए एंड सी, बोथ बी एंड सी, तो तब वो ठीक होता। तो यहाँ पे बी नहीं। वैसे नमाज कसूफ सोलर इक्लिप्स के केस में ही अदा की जाती है। सन इक्लिप्स भी आ गया है तो इस वजह से ये हो सकता है डी ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे बी नहीं डी बनेगा क्वेश्चन 5 का। और से सुन लें, डी ऑप्शन बनेगा यहाँ पे। 5 का डी करेक्ट है, स्लाइड में ये मिस्टेक है। क्वेश्चन 6 है नमाज इस्ताका इज़ ऑफर नमाज इस्तिस्का इज़ ऑफर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? ल्यूनर इक्लिप्स, विंड, रेन, डी नन ऑफ दिस। रेन के लिए जी ऑफर की जाती है, अगर ज़्यादा बारिश हो रही हो तो नमाज इस्तिस्का अदा की जाती है। ईद नमाज इज़ कंसीडर्ड एज फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, डी मुस्तहब। बी जो है ना, ईद की नमाज जो है वो बी है, वाजिब है, फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब है। द पार्ट्स ऑफ नमाज प्रेयर या सलात, यानी नमाज कह लें उसे तीनों मतलब डिफरेंट नामों में बताते हैं। विच आर कंपल्सरी एंड नॉन एज? फ़र्ज़ कहते हैं, फ़राइज़ होते हैं, तो ऑप्शन ए फ़र्ज़, बी सुन्नत, सी वाजिब, डी मुस्तहब। तो ये ऑप्शन ए ही ठीक है, फ़र्ज़ कहते हैं जो लाजमी है। हाउ मैनी पर्सनस आर नीडेड फॉर जमात नमाज, यानी नमाज की जमात के लिए कितने लोग रिक्वायर्ड होते हैं? ए 3, बी 2, सी 4, डी 1। यानी कम अज़ कम कितने लोग होने चाहिए? कम अज़ कम 2 लोग होने चाहिए जमात के लिए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ द सिटी इन विच नमाज जुम्मा बिकेम फ़र्ज़ ऑन मुस्लिम्स? किस सिटी में नमाज जुम्मा लाज़िम यानी फ़र्ज़ ही बन गई? तो किस सिटी की बात है? जद्दा, ऑप्शन ए जद्दा, बी बैतुल मुक़द्दस, सी मक्का, डी मदीना। तो मक्का में जी लाजमी है नमाज जुम्मा, यानी फ़र्ज़ नमाजों की तरह ही है, उसकी कोई भी रियायत नहीं। वैसे भी कोई रियायत नहीं नमाज की, लेकिन वहाँ पे तो बिल्कुल भी कोई रियायत नहीं। क्वेश्चन 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग नफली नमाज इज़ मोस्ट लव्ड बाय अल्लाह? ज़वान, इशराक, चाश्त, डी तहज्जुद। तो तहज्जुद की नमाज जो है वो नफली नमाज है जो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो रात के दरमियान में अदा की जाती है। तो मतलब कि कह सकते हैं कि जो अदा करते हैं वो अपनी नींद कुर्बान करते हैं अल्लाह से मोहब्बत के लिए, तो इसलिए अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नफली नमाज़ों में से जो पसंद है वो तहज्जुद है, द मोस्ट लव। अच्छा जी, 12 है 5 नमाज मेड कंपल्सरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग नफली? ए 11th, बी 9th, सी 10th, डी 12th। 10th नबवी को जो है 5 नमाजें वो लाजिम कर दी गई थी। 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग नमाज प्रेयर सलात इज़ नॉट प्रीसीडेड बाय अज़ान? इनमें से किस नमाज के लिए अज़ान नहीं होती? ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, फ्यूनरल प्रेयर यानी कि नमाज जनाजा,
डी ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस इन सारी नमाजों की अजान नहीं होती। कॉमा इन नमाज इज स्टैंडिंग स्ट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग, सजदा, रुकू, कायदा आखिरा, डी नन ऑफ दीज। तो इनमें से कहता है कि कॉमा जो नमाज में सीधे खड़े होना होता है वो कौन सी पोजीशन है, यानी कब होता है, रुकू के बाद जो होता है उसे कहते हैं कॉमा। आई थिंक मेरी प्रोनाउंसिएशन वर्ड की बिल्कुल गलत है, कॉमा है। जलसा इन नमाज इज शॉर्ट पॉज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, रुकू के दरमियान, कॉमा के दरमियान, सजदा के दरमियान या नन। सजदे के दरमियान जो शॉर्ट पॉज होता है उसे कहते हैं जलसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारा पाकिस्तान अफेयर्स का, तो पाकिस्तान अफेयर्स में चलते हैं। क्वेश्चन 1 है व्हाट वाज द ऑफिशियल टंग अनाउंस इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, 1956 के आइन में जो ऑफिशियल टंग अनाउंस की गई थी वो कौन सी थी? ए उर्दू, बी हिंदी, सी बंगाली, डी बोथ ए एंड सी। तो 1956 के आइन में बंगाली और उर्दू दोनों को ही कौमी ज़ुबान का मतलब कौमी ज़ुबान कहा गया था, ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे मुल्क की करार पाई थी दोनों। बी है व्हाट इज़ द मिनिमम क्वांटिटी फास्टेन दैट एन ओवरसीज पाकिस्तान हैव टू इन्वेस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पाकिस्तान बनाओ स्कीम। तो कितनी है जो मिनिमम क्वांटिटी जो पाकिस्तान बनाओ स्कीम में फॉरनर्स को इन्वेस्ट करनी पड़ती है? 10,000 USD, 15,000 USD, 5,000 USD, 50,000 USD। 5,000 USD है जो मिनिमम अमाउंट है वो इन्वेस्ट करनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के लिए पाकिस्तान बनाओ स्कीम। The contemporary National Assembly is the dash in the country's history, A 14th, B 16th, C 15th, D 18th। तो जो करंट नेशनल असेंबली है ये 15th नेशनल असेंबली है पाकिस्तान की कंट्री की, यानी पाकिस्तान की हिस्ट्री में, मुल्क की हिस्ट्री में। What is the name of new franchise that joined PSL3 for the first time was? PSL3 में जो न्यू फ्रेंचाइज आई थी वो कौन सी थी? ए कोयटा ग्लैडिएटर्स, ये पहले से ही थे, पहले सीज़न से ही। बी कराची किंग्स, ये भी पहले सीज़न में थे। सी लाहौर कलंदर्स, ये भी पहले सीज़न में थे। और डी मुल्तान सुल्तान। तो मुल्तान सुल्तान न्यू फ्रेंचाइज थी जो कि PSL3 में इंक्लूड हुई थी। Question 5 है which party's government was the first democratically returned government who finished its 5 years occupancy? A PP, P Pakistan People's Party, Pakistan Muslim League नून नवाज शरीफ, C Pakistan Muslim League Q और D है ANP अवामी नेशनल पार्टी। तो PP है जी जिसने अपना पहला टेन्योर मतलब डेमोक्रेटिकली पहला टेन्योर पूरा किया था। उसके बाद PMLN ने जो लास्ट गवर्नमेंट 2013 से 18 तक आई है उसमें उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया है। उससे पहले मार्शल लॉ लग जाता था बीच में। 6 है इंडिया हैज़ इरेक्ट बागलिहार डैम ऑन दी डैश रिवर, चहलम, इंडस, सतलुज और चिनाब पे जिन्होंने ये नया अपना डैम बनाया हुआ है बागलिहार डैम। Question 7 है अकॉर्डिंग टू इनसाइड मिनिस्ट्री September 2018 रिपोर्ट हाउ मैनी पाकिस्तानीज आर इम्प्रिजन इन ओवरसीज। तो इनसाइड मिनिस्ट्री रिपोर्ट के मुताबिक कितने पाकिस्तानी हैं जो बाहर के मुल्कों की जेलों में कैद हैं? ए 10,500, बी है 11,000, सी है 12,803, डी है 11,803। तो डी ऑप्शन ठीक है। 8 है known as the most titled man in the history benefactor अब्दुल सत्तार एदी proceed away in कराची यानी कि तारीख में जो एक मतलब पाकिस्तानी तारीख में भी कह सकते हैं ओवरऑल भी है बहुत ज़्यादा मतलब इनकी सर्विसेज हैं अब्दुल सत्तार एदी की। तो कहते हैं कि उनकी कराची में जो डेथ थी वो कब हुई थी? जुलाई 9, 2016, जून 8, 2016, अगस्त 5, 2016, जुलाई 8, 2016। जुलाई 8, 2016 को वो इस दुनिया से जहाँ से कूच करके इस दुनिया से चले गए, मतलब अगली दुनिया की तरफ। क्वेश्चन 9 है हु सेलेक्ट द नेम ऑफ पाकिस्तान, हु सेलेक्टेड ए कायदे आज़म, बी इल्हामा इकबाल, सी चौधरी रहमत अली, डी हफीज़ जलंधरी। हाफिज़ जलंधरी हफीज़ है वैसे IEE की आवाज़ ज़्यादा तो पढ़ने में हफीज़ ही है।
ठीक है, हफीजुल अंदरी तो नहीं, चीन में से सी ऑप्शन ठीक है। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम सेलेक्ट किया था, पाकिस्तान। इससे पहले आई थिंक उस्मानिस्तान कहा गया था। व्हाट इज नेम ऑफ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर रिसीव्ड इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी व्हेन ही कम बाय बस टू लाहौर। आई थिंक ये इवेंट है 1996 का, मतलब उस उन दिनों की बात है। शौकत अजीज़, बेनज़ीर भुट्टो, शुजात हुसैन, नवाज शरीफ। तो नवाज शरीफ उन दिनों में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ही अटल बिहारी वाजपेयी को रिसीव किया था। तब ये मतलब कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन दोबारा बेहतर होना शुरू हुए थे। 11 हु सेट ऑफ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? गुलाम मोहम्मद, ख्वाजा नाजिमुद्दीन, मोहम्मद अली बोगरा और लियाकत अली खान। तो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लियाकत अली खान साहब थे जो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। ख्वाजा नाजिमुद्दीन जो आई थिंक सेकंड थे। 12 है एक्यूमुलेटिवली हाउ मैनी गवर्नर जनरल्स गवर्न ओवर पाकिस्तान? हमारे 4 मेन प्रोविंसेस हैं, तो 4 ही गवर्नर जनरल्स हैं। ऑप्शन डी 4। What is the name of first president of Constituent Assembly of Pakistan? पाकिस्तान की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली सीए का प्रेसिडेंट कौन थे? लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल रब निश्तर, मौलवी तमीज़ुद्दीन, कायद आज़म। तो कायद आज़म थे जी जो पहले प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 14 है आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट चार्टर? पाकिस्तान का जो पहला आइन था, चार्टर था, वो कब मिला? 9 साल के बाद मिला था, 1956 में। ऑप्शन ए ही करेक्ट है, 9 ईयर्स, बी है 7 ईयर्स, सी है 5 ईयर्स, डी है 11 ईयर्स। तो ऑप्शन ए करेक्ट है जी, 9 ईयर्स के बाद पहला चार्टर पाकिस्तान को मिला था 1956 में। इससे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन चलती रही थी पाकिस्तान में। Question 15 है what charter was firstly drafted to provide step to constitution manufacture procedure? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, बी है पाकिस्तान एक्ट, सी है इंडिपेंडेंस एक्ट, डी है रिप्रेजेंटेटिव एक्ट। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी जो हमारे पहले कॉन्स्टिट्यूशन से पहले ड्राफ्ट के तौर पे की गई थी, तैयार की गई थी, ताकि तब तक कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता तब तक इस पर इम्प्लीमेंट हो सके। सेलेक्ट द ईयर व्हेन Constituent Assembly passed the objective resolution? 12th March 1949, 14th February 1949, 9th June 1949 और D है 15th August 1949। तो 12th March 1949 को जो थी objective resolution Constituent Assembly ने पास की थी। 17 है select the year when Muhammad Ali Bogra gave the Bogra formula in the Assembly? जनवरी 1953, अप्रैल 1953, अक्टूबर 1953, सितंबर 1953। अक्टूबर में बोगरा फार्मूला दिया गया था असेंबली में मोहम्मद अली बोगरा की तरफ से। 18 है व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला? ए कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला, बी पाकिस्तान रिपोर्ट, सी थर्ड रिपोर्ट, डी न्यू लॉ ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला कहा गया था मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला को। Select the year when first constitution of Pakistan was imposed? 8th June 1956, 25th December 1956, next है जी 14th August 1956 और नेक्स्ट है जी 23rd March 1956। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन 23rd March 1956 को इम्पोज किया गया था पाकिस्तान में। 20 है व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग imposition of first constitution? ए चौधरी मोहम्मद अली, बी ख्वाजा नाजिमुद्दीन, सी मोहम्मद अली बोगरा और डी है इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर। तो आई थिंक चौधरी मोहम्मद अली था ना, चौधरी मोहम्मद अली थे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज किया गया था। नेक्स्ट पोर्शन है हमारा करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में है जी ऑन ग्लोबल फेमिन इंडेक्स 2020 पाकिस्तान हैज़ क्लासिफाइड फेमिन यानी कि कहत खुराक की कमी। तो पाकिस्तान का रैंक क्या था? 87 आउट ऑफ 107 कंट्रीज़, 88 आउट ऑफ 107 कंट्रीज़, 89 आउट ऑफ 107 कंट्रीज़, 94 आउट ऑफ 10 कंट्रीज़। 88th रैंक था हमारा जी 10 आउट ऑफ 7 कंट्रीज़। बी है ऑन अक्टूबर 13, 2020 NAB डिक्लेयर इंक्वायरी ऑफ इकोनॉमिक मिसलेइंग ऑफ रॉजवेल्ट होटल, PIA, पाकिस्तान स्टील मिल, नन। तो रॉजवेल्ट होटल के जी इंक्वायरी
स्टार्ट हुई थी अक्टूबर 13, 2020 को इकोनॉमिक मिसलाइन की वजह से। रोजवेल्ट होटल ये आई थिंक मैनहट्टन में है, अमेरिका में। ऑप्शन क्वेश्चन 3 है select the name of airline on October 11, 2020 which landed in Pakistan after 4 decades. Etihad Airways, British Airways, Emirates Airline और कंतास एयरवेज। तो ब्रिटिश एयरवेज थे जो 4 डेकेड्स के बाद पाकिस्तान लैंड हुए अक्टूबर 11, 2020 को। Question 5 on the Roosevelt Hotel, a Pakistani ownership in the heart of Dash USA would close its door on guests forever on October 31, 2020. तो अभी मैंने बताया था मैनहट्टन है। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, बी शिकागो, डी सी मैनहट्टन और डी है लॉस एंजलिस। तो मैनहट्टन है यहाँ। Question 5 and select a name of country achieves the UN's climate action goal well before 2030 deadline. ए श्रीलंका, बी इंडिया, सी पाकिस्तान, डी जर्मनी। तो ये जो पाकिस्तान है जिसने अपना ये गोल मीट कर लिया है, शायद कहीं ना कहीं इसमें क्रेडिट इमरान खान को भी जाता है जिसने ये अपना बिलियन ट्रीज वाला प्रोजेक्ट शुरू किया था, KPK में जो शुरू किया था। अभी की बात नहीं हो रही, जो पहले शुरू किया था। Question 6 है select the name of country which successfully declared the Arab world's first Mars mission on 20 July 2020. I think UAE ने भेजा था। तो ऑप्शन ए है कतर, बी है सऊदी अरेबिया, सी है UAE और डी है कुवैत। हाँ जी, सी है UAE ने अपना पहला मार्स मिशन भेजा था जी 20 जुलाई 2020 को, जब दुनिया कोरोना से लड़ रही थी। ये अपना जो स्पेसशिप है जी वो भेज रहे थे मार्स में। Question 7 है the United Nations General Assembly elected India, Ireland, Mexico and Norway as non-permanent members of the Security Council for a dash year term 3, 2, 4, 5 2-year term के लिए इन्हें सिलेक्ट किया गया नॉन परमानेंट मेंबर्स के तौर पे सिक्योरिटी काउंसिल। Hagia Sophia was constructed by dash in the dash century. Roman Emperor 6th century, Roman Emperor होता है एम्पोरर लिखा है, थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है। 7th में सी, ऑटोमन एम्पायर 6th में और नन ऑफ दिस। तो रोमन एम्पायर ने कायम की थी 6th सेंचुरी में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ। क्वेश्चन 9 है कंडीशन ऑफ ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट एज इट कंटेमिनेट एयर किल्स डैश बेबीज एयर ओवर अ ग्लोब। पूरी दुनिया में कंटेमिनेटेड एयर जो है कितने बच्चों की जान ले लेते हैं? 0.5 मिलियन, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन। 0.5 मिलियन बच्चों की जान जो है एक मतलब बुरी हवा, गंदी हवा की वजह से ही जा रही है पर ईयर अराउंड द ग्लोब। ऑन अक्टूबर 6, 2020 पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट टू फाइल अ केस अगेंस्ट इंडिया's announced of geographical indication GI label for basmati rice in dash A International Court of Justice, B European Union, C Shanghai Cooperation Organization, D United Nations। तो ये यूरोपियन यूनियन में उन्होंने ये केस फाइल किया था अगेंस्ट इंडिया के खिलाफ अक्टूबर 6 में। 11 has select the name of first province who established universal health coverage for all homeowners। A खैबर पख्तूनख्वा, D सिंध, C बलूचिस्तान, D पंजाब। तो खैबर पख्तूनख्वा है जिन्होंने यूनिवर्सल हेल्थ यानी कि शायद आई थिंक इसका ताल्लुक उससे है जो इंसाफ सेहत कार्ड बने थे। तो खैबर पख्तूनख्वा है जो सबसे पहले इस पर कामयाब हुआ था। पंजाब में इस पर काम जारी है। Question 12 has select the date when Prime Minister Imran Khan advertised a new political map of Pakistan which also incorporate occupied Kashmir on August 4, 2020, Feb 5, 2020, July 30, 2020 और अगस्त 5, 2020। अगस्त 4, 2020 को जी वो मैप शो किया गया था, पॉलिटिकल मैप। अगर आप उस मैप की खिलाफ वर्जी करते, अगर आप ड्रॉ करते हैं और वो नहीं बनाते तो इसकी वजह से आपके खिलाफ सबसे सख्त एक्शन भी लिया जा सकता है। यानी कश्मीर इंटीग्रल पार्ट है पाकिस्तान को, तो इसे इंक्लूड करना लाजमी है। अ 9-year-old पाकिस्तानी गर्ल नतालिया नजम हैज़ स्मैश्ड द रिकॉर्ड ऑफ डैश प्रोफेसर। इंडियन प्रोफेसर थे जी वो, जिनका ये रिकॉर्ड अभी रिसेंटली नतालिया नजम ने 9 ईयर पाकिस्तानी लड़की ने तोड़ा है। कैसे कि जी सबसे तेज़ और सबसे नौजवान है दुनिया में जिसने केमिकल एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अरेंज किए हैं सबसे ज़्यादा स्पीड के साथ, मतलब इन सबसे जल्दी। पाकिस्तानी, मलेशियन, इंडियन, नन ऑफ दिस। तो इंडियन है जी इसका करेक्ट आंसर।
14 है कश्मीर हाईवे रिलेबल्ड एज श्रीनगर हाईवे, जम्मू एंड कश्मीर हाईवे, ओके इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर हाईवे, नन ऑफ दीज। तो ए है जी श्रीनगर हाईवे, उसे रिलेबल कर दिया गया है श्रीनगर हाईवे से। Select the date when Pakistan noticed Yom Istiqlal Day of Exploitation on dash to protest against the illegal merger of Kashmir into Indian areas. August 5, 2020, August 15, 2020, Feb 5, 2020, Feb 15, 2020। अगस्त 5, 2020 को योम इस्तेहसाल मनाया जाता है, द डे ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि इंडिया ने जैसे ज़बरदस्ती कश्मीर पे कब्ज़ा कर रखा था, ज़बरदस्ती कश्मीर को इंडियन एरियाज़ के साथ मिला के दिया। तो ये था आज का लेक्चर, आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। आवाज़ काफ़ी मैं अटकता भी रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि आई थिंक थोड़ा गले का प्रॉब्लम भी है, तो इस वजह से थोड़ा रुक के और थोड़ा अटक के भी बोला गया है, तो उसके लिए माजरत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।